दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारी कहानियाँ देखने वाले 99.5% लोग हमारी वीडियोस को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी उनमें से हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज की कहानी आपको डराने वाली है। यह एक ऐसे गांव की है जहां एक रहस्यमयी कोठी सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई उस कोठी के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन हर श्राद्ध पक्ष में वहां कुछ अजीब घटता था। रोहित और उसके दोस्त गांव के ही कॉलेज में पढ़ते थे। वे साहसी थे और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन रोहित के दोस्त विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या तुम लोग भी उन कहानियों पर यकीन करते हो? भला कोई कोठी इतनी भूतिया कैसे हो सकती है? रोहित ने चुनौती दी, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है कि वहां कुछ नहीं है, तो चलो आज रात उस कोठी में चलते हैं। सबने हामी भर दी और तय हुआ कि आधी रात को वे वहां जाएंगे। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। चारों दोस्त रोहित, विक्रम, समीर और अजय टॉर्च लेकर कोठी की तरफ बढ़े। कोठी के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि वो रात गर्मियों की थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों डर के मारे सिहर उठे। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे, हवा की वजह से बंद हुआ होगा, डर क्यों रहे हो? वे अंदर बढ़े। हर तरफ धूल जमी थी, मकड़ियाँ जाले बुन चुकी थीं और फर्श पर पुराने समय के जले हुए दीपक बिखरे पड़े थे। तभी अचानक उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। समीर डर के मारे बोला, दोस्तों, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये मजाक नहीं है। पर रोहित नहीं माना। उसने दीवार पर हाथ फेरा और देखा कि वहाँ किसी लड़की की तस्वीर लगी थी। तस्वीर पर खून के धब्बे थे। अचानक तस्वीर अपने आप नीचे गिर पड़ी। तभी विक्रम को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा है। वह कांपते हुए मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने देखा कि कोठी के कोने में एक परछाई हिल रही थी। अचानक वह परछाई आगे बढ़ी। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। वह फुसफुसाया, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम भी मेरी तरह यहीं रहोगे। चारों के होश उड़ गए। विक्रम चिल्लाने लगा, भागो यहां से। वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर हवा तेज हो गई थी और पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। अचानक अजय की चीख निकली। उसकी आंखें उलट गईं और उसके मुंह से वही आवाज आने लगी, तुम यहां से नहीं जा सकते, अब तुम मेरे साथ रहोगे। रोहित ने हिम्मत जुटाई और अपने गले में पहनी हुई हनुमान जी की माला निकालकर अजय के माथे पर रख दी। तभी अजय जोर से चीखा और काले धुएं में बदलकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों भागते हुए कोठी से बाहर निकले। बाहर निकलते ही कोठी एक जोरदार आवाज के साथ हिलने लगी और अंदर से अजीब सी गूंज सुनाई दी। जब वे गांव लौटे तो रोहित के दादाजी ने बताया कि सालों पहले उस कोठी में एक परिवार रहता था। एक दिन आग लगने से पूरा परिवार वहीं जलकर मर गया था। तभी से वहां भूतों का साया था। रोहित, विक्रम, समीर और अजय जब कोठी से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। चारों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देखे। गांव पहुंचते ही रोहित के दादाजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। उन्होंने सबको अपने पास बैठाया और गंभीर स्वर में बोले, मैंने पहले ही कहा था उस कोठी के पास मत जाना, लेकिन तुम लोगों ने सुना नहीं। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, दादाजी, वो क्या था? वो साया कौन था? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, वो आत्मा उस परिवार की ही थी जो आग में जलकर मर गया था, लेकिन उसमें से एक आत्मा सबसे ज्यादा दुखी थी। एक छोटी बच्ची की आत्मा जो उस रात मदद के लिए चीखती रही, पर कोई उसे बचा नहीं पाया। अजय, जो अब तक चुप था, डरते हुए बोला, तो वो हमें मारना क्यों चाहती थी?
दादाजी ने धीरे से कहा, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी भटक रही है। उसे नहीं पता कि वो मर चुकी है। जब भी कोई उस कोठी में जाता है, उसे लगता है कि वही लोग उसे जलने के लिए छोड़ गए थे, इसलिए वो हर किसी को वहीं रोकना चाहती है, हमेशा के लिए। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? दादाजी ने गंगा जल का एक कटोरा उठाया और बोले, इस जल को अपने पूरे शरीर पर छिड़को और मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, तभी तुम्हारी आत्मा पर उसका असर नहीं होगा। चारों लड़कों ने वैसा ही किया, लेकिन जब अजय ने गंगा जल अपने ऊपर छिड़का तो उसकी आंखें पलट गईं और उसने एक डरावनी आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम सबको लेकर रहूंगा। सभी पीछे हट गए। अजय का शरीर अकड़ने लगा और उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं। दादाजी जल्दी से उठे। उन्होंने तुलसी के पत्ते लिए और अजय के माथे पर रख दिए। अजय ने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसकी सांसें हल्की होने लगीं और उसकी आंखें सामान्य हो गईं। अजय धीरे से उठा और कांपते हुए बोला, वो अब भी मुझे देख रही है। दादाजी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह गांव वालों को एक अजीब खबर मिली। उस पुरानी कोठी में रात भर आग लगी रही और सुबह तक वो पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आग के बीच किसी लड़की की चीखें सुनी, जो धीरे धीरे मंद होती चली गई। उस दिन के बाद गांव में कभी किसी ने उस कोठी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं जब भी कोई नया व्यक्ति उस गांव में आता है तो उसे एक मासूम सी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गांव में कोठी जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन रहस्यमय घटनाएं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव के एक नए शिक्षक अशोक वहां रहने आए। उन्होंने गांव के बाहर एक पुराना घर किराए पर लिया, जो कोठी के खंडहरों के पास ही था। पहली रात जब अशोक अपने कमरे में पढ़ रहे थे, तभी हल्की सी सरसराहट हुई। खिड़की के बाहर झांकने पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम होगा और वापस किताबों में खो गए। लेकिन तभी, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अशोक के कानों में एक धीमी मासूम सी आवाज़ आई। उन्होंने झटके से सिर उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज़ फिर आई, इस बार और भी पास से। अब अशोक को महसूस हुआ कि यह कोई आम बात नहीं थी। वह तुरंत कमरे से बाहर निकले और गांव के बुजुर्गों के पास पहुंचे। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जिस लड़की की चीखें तुमने सुनी हैं, वह अब भी मुक्त नहीं हुई है। अशोक ने हैरानी से पूछा, लेकिन कोठी तो जलकर राख हो चुकी है, फिर भी उसकी आत्मा यहाँ क्यों भटक रही है? पंडित जी की आंखों में अजीब सा डर था। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि कोठी जलाने से आत्मा खत्म नहीं होती। आत्मा को मोक्ष तब मिलता है जब उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो जाए। अशोक की रुचि बढ़ गई। उन्होंने पंडित जी से पूछा, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी? पंडित जी ने बताया, वह लड़की एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम सुधा था। जब आग लगी तो उसके माता पिता बाहर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन सुधा अंदर ही फंस गई। जब तक उसके माता पिता वापस आते, तब तक वह जलकर राख हो चुकी थी। उसका अंतिम डर, अंतिम चीखें, सब कुछ उसी कोठी में कैद हो गया। अशोक का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने पूछा, अब हमें क्या करना होगा? पंडित जी ने कहा, हमें उसकी आत्मा की शांति के लिए उसकी अस्थियों का सही तरीके से अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन उसकी अस्थियां अब भी उसी खंडहर के नीचे कहीं दबी हुई हैं। अशोक और गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे उसी रात खंडहर में जाकर अस्थियों को खोजेंगे। आधी रात को जब वे खंडहर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी ठंड थी, जबकि मौसम गर्मी का था। अचानक हवा में एक धीमी सी सिसकी गूंजी, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अशोक और उसके साथियों ने टॉर्च जलाकर ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक छोटे से कंकाल के अवशेष सामने आने लगे। अशोक ने धीरे से कहा, सुधा, आज तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे ही उन्होंने अस्थियों को हाथ में उठाया, एक हल्की सी रोशनी वहाँ चमकी और अचानक सबको ऐसा महसूस हुआ
जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से हट गई हो। सुबह गांव के मंदिर में पूरी विधि विधान से सुधा की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर दिया गया। जब अस्थियां पानी में घुलने लगीं तो एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी वह आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो डिप्स फियर फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताइए, क्या आपको कभी किसी अनजानी आवाज़ का अनुभव हुआ है?